नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है आपके अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। आज फिर आपकी सीरीज आ चुके हैं PYQ सीरीज CDP बाल विकास की, जिसमें हम यह पार्ट नंबर 3 करेंगे। सही तैयारी निश्चित सफलता पाना है। तो आइए टॉप 30 आपके क्वेश्चंस करेंगे CDP के। पिछले वर्षों को प्रश्नों पर आधारित यह सटीक टेस्ट सीरीज होने वाली, जो आपकी तैयारी को बेहतर करेगी। आपके पेपर में पूछे जाने वाले प्रश्नों को सटीकता से आपको कंफर्म करेगी। किस प्रकार से, यह हमारी सीरीज नंबर 3 है। इसके पहले हम 2 सीरीज ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। 2 सीरीज ऑलरेडी कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पे आई बटन पे प्लेलिस्ट भी बना देंगे हम सभी लोग, तो आप सभी लोगों को मिल जाएगा। तो ध्यानपूर्वक समझना है। और सभी को पता ही होगा कि जो कार्य शिक्षक उनको लिए टीटी एग्जाम जो होना है, उनके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ चुका है, आपका सिलेबस भी आ चुका है, रूल बुक भी आ चुकी है, फॉर्म की डेट भी आ चुकी है। जल्द से जल्द हमारी सभी टीम आपके चैप्टर वाइज यूनिट वाइज क्लासेज होने वाली है। तो आप सभी लोग बने रहें आपके अपने टीटी फैमिली शिक्षकों का परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। सभी मित्रों का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। चलिए आइए सीधा हम प्रश्न की तरफ चलेंगे। देर न गवाते हुए हमें प्रश्न की तरफ चलना है। और पहला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर आ चुका है। बेहतरीन प्रश्न, लाजवाब प्रश्न पूछा जा रहा है कि झूठ बोलना किस प्रकार के आचरण विकार व्यवहार का उदाहरण कहलाता है। सभी लोग बताइए, झूठ बोलना किस प्रकार के आचरण विकार या व्यवहार का उदाहरण कहलाता है। क्या वह आक्रामकता होगी, या धोखेबाज व्यवहार होगा, या नियमों का उल्लंघन होगा, या विनाशकारी व्यवहार हो जाएगा। सभी लोग बताइए राइट आंसर इस पर क्या होगा। तो मेरे प्यारे मित्र, तो आप सभी लोग जानते हैं जायसवाल सर आप सभी का हाथ जोड़कर अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं आपके अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार पर। हर ब्रदर सिस्टर, हर शिक्षक बंधु, हर अध्यापक अध्यापिका को कमेंट करना है। साथियों, झूठ बोलना किस प्रकार के आचरण विकार के व्यवहार का उदाहरण हो जाता है। झूठ बोलना ही निगेटिव है, तो ये झूठ बोलना मतलब धोखेबाज व्यवहार हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आक्रामकता जो होती है, आक्रामकता हम कैसे पहचानेंगे। आक्रामकता जो होती है, दूसरों को शारीरिक मानसिक या नुकसान पहुंचाने को हम आक्रामकता कहते हैं। नियमों का उल्लंघन हो जाए तो हम कैसे समझेंगे। नियमों का उल्लंघन हो जाना मतलब समझते हैं स्कूल या घर के कायदों को तोड़ देना, मतलब बच्चा नियमों का उल्लंघन कर रहा है। फिर ऑप्शन नंबर डी है विनाशकारी व्यवहार, अर्थात संपत्ति या वस्तुओं को तोड़ना फोड़ना वह विनाशकारी व्यवहार के कैटेगरी पर आ जाएगा। तो क्वेश्चन हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप सभी शिक्षक बंधु ध्यानपूर्वक समझ गए होंगे प्रश्न को। आइए बढ़ते हैं आपके सेकंड प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न साथियों कह रहा है, बहुत ही अच्छा प्रश्न दिया गया है। और प्रश्न हमारा कह रहा है कि वे कौन से विभिन्न पहलू हैं जिसमें शिक्षार्थियों के बीच विविधता पाई जाती है। वे पहलू बताइए जिनमें शिक्षार्थियों के बीच क्या पाई जाती है, विविधता पाई जाती है। वो पहलू आपको बताना है। सभी लोगों को पहलू बताइए, वे कौन से पहलू होगी। वह पहलू जिनमें शिक्षार्थियों के बीच विविधता पाई जाती हो। सीखने की क्षमता, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, सांस्कृतिक विविधताएं, भावनात्मक व्यवहार संबंधी विशेषताएं। क्या होगा। सभी शिक्षक बंधु को 5 सेकंड 10 सेकंड समय लीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और इसका सटीकता से आंसर अवश्य कीजिए, क्योंकि आंसर अगर आप देते हैं तो आपकी तैयारी बेहतर होती है, कॉन्फिडेंस आता है। और कॉन्फिडेंस लाने के लिए आपको प्रत्येक शिक्षक बंधु को हाथ जोड़कर मेरा अभिनंदन है। आपको अगर टीटी एग्जाम को फतेह करना है, टीटी एग्जाम को क्रैक करना है, तो कमेंट अवश्य कीजिएगा, कमेंटेड बनिए। आप भी कहीं ना कहीं बच्चों को जब पढ़ाते होंगे बोलते बोलना सीखिए, करना सीखिए, गलती होगी होने दीजिए, गलती से सीख मिलेगी, ठीक है। और जो चीज गलती हो जाती है वो हमेशा के लिए याद रहती है, तो गलती से जब आपको सही उत्तर पता चलेगा वो हमेशा के लिए याद रहेगा। तो वह कौन सी विभिन्न पहलू जिसमें शिक्षार्थियों के बीच विविधता पाई जाती है, वह कहलाता है कौन सा। सीखने की क्षमता, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, सांस्कृतिक विविधताएं और भावनात्मक व्यवहार संबंधी विशेषताएं। चारों ऑप्शन पॉजिटिव दिए गए हैं। देखिए 1 2 3 और 4 डी ऑप्शन में दिया गया है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नो डाउट, इसमें कुछ चीजें करने की आवश्यकता ही नहीं है, सारा कुछ A to Z दिया गया है, क्योंकि कक्षा में बच्चों की सीखने की क्षमताएं ये चारों हो जाएंगी। ठीक है ना सभी प्यारे में, सभी लोग समझ गए प्रत्येक प्रश्न को। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, 3rd नंबर क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पर है। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे वंचित वातावरण से
आए बच्चे कहा जा सकता है? जो वंचित वातावरण से बच्चे आते हैं, बालक बालिकाएं आती हैं, शिक्षार्थी विद्यार्थी आते हैं, उनको हम क्या कह सकते हैं? गरीबी से पीड़ित परिवारों के बच्चे, दिहाड़ी मजदूरों के बच्चे। सही विकल्प क्या होगा? आप क्या सोचते हैं? आपकी परिकल्पनाएं क्या है? आप सभी लोगों को सोचना है और बताना है। सभी लोग बताइए कि इनमें से वंचित वातावरण से आए बच्चे को क्या कहा जा सकता है? गरीबी से पीड़ित परिवार के बच्चे या दिहाड़ी मजदूर के बच्चे? राइट आंसर क्या होगा? सभी प्यारे मित्र बताइएगा, शिक्षा बंधु बताइएगा। तो राइट आंसर क्या होगा? दोनों होंगे, यानी कि दोनों किसमें दिया गया है? सी वाला ऑप्शन। क्यों दोनों होंगे? क्योंकि संसाधनों की कमी से जूझ रहे जो परिवार होते हैं, दिहाड़ी मजदूरों के बच्चे मूलभूत सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। रीजन यही है। सभी लोग समझ गए? बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न जीन पियाजे जी से प्रश्न है, और जीन पियाजे जी ऐसे मनोवैज्ञानिक है जहां से भैया सीडीपी में 3 से 4 प्रश्न, 5 प्रश्न आपके पूरे पेपर में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। जीन पियाजे जी के सिद्धांत में पूर्व परिचालन चरण, प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या शामिल होता है? बच्चे तार्किक व्याख्या करते हैं। अहम केंद्रवाद इस चरण की मुख्य विशेषताओं में से एक है। जीववाद इस चरण का हिस्सा नहीं है। बच्चे अमूर्त विचारों का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। राइट क्या होगा? सभी लोग बताइए। सभी लोग अच्छे तरीके से बताइएगा, फीडबैक करना सभी को, ठीक है? चलिए फीडबैक करिए सभी लोग कि जीन पियाजे जी के सिद्धांत में पूर्व परिचालन, पूर्व परिचालन मतलब क्या होता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। जीन पियाजे जी की द्वितीय अवस्था 2 से लेके 7 वर्ष तक की अवस्था हमने बताया था। तो 2 से लेके 7 वर्ष की अवस्था की क्या विशेषता है? 2 से 7 वर्ष की विशेषता है अहम केंद्रवाद। ये शब्द हमें बता रहा है कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्योंकि द्वितीय अवस्था का संबंध अहम केंद्रवाद से होता है। अर्थात अहम केंद्रवाद इस चरण की मुख्य विशेषताओं में से एक मानी जाती है। फिर अगला, बच्चे तार्किक व्याख्या करते हैं। तार्किक व्याख्या मतलब इस चरण की मूल संक्रियात्मक अवस्था होगी। तार्किक व्याख्या हो रही है मतलब मूल संक्रियात्मक अवस्था होगी। और मूल संक्रियात्मक अवस्था जो होती है मेरे प्यारे में सभी लोग जानते हैं, आप लोग, मूल संक्रियात्मक अवस्था 7 से लेके 11 वर्ष तक की अवस्था कहलाती, जीन पियाजे जी की तृतीय अवस्था कहलाती। फिर अगला है जीववाद। जीववाद में बच्चा केवल अपने दृष्टिकोण से सोचता है। क्या है? बच्चा जो होता है अपने दृष्टिकोण से सोचता है, वह अहम केंद्रवाद होगा। अहम केंद्रवाद में क्या होता है? बच्चा केवल अपने दृष्टिकोण से सोचता है। और जीवावाद में क्या होता है? जी इस चरण की मुख्य विशेषता होती है। जीवावाद जो है इस चरण का हिस्सा नहीं है, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि पूर्व परिचालन की जीवावाद जो है एक महत्वपूर्ण विशेषता है इस चरण की। जीवावाद आ जाए, अहम केंद्रवाद आए, तभी तो हम जानते हैं जीन पियाजे जी की द्वितीय अवस्था होगी। और अमूर्त विचार, अमूर्त शब्द में बता रहा है जीन पियाजे जी की चतुर्थ अवस्था है। और अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो कहलाती है वह जन्म से लेके 11 से लेके आगे तक की अवस्था होती है। अमूर्त मतलब होता है 11 से लेके 15 वर्ष तक की अवस्था। डी ऑप्शन को सही कर लेना। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है और ध्यानपूर्वक समझना है और फीडबैक करना है। हर प्रश्न आप में अव्वल दिया गया है, हर प्रश्न को देखना है। इस प्रश्न को देखिए कि प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है और प्रश्न को समझिएगा और फीडबैक कीजिएगा। और फीडबैक क्या करना है कि बच्चे मानसिक रूप से क्रियाओं या वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतीकों, भाषा, चित्रों, संकेतों, इशारों का उपयोग करने की क्षमता विकसित करते हैं। पियाजे जी ने इसे क्या कहा है? संकेतिक कार्य, जीववाद, नैतिक यथार्थवाद या भावनात्मक यथार्थवाद। बच्चे मानसिक रूप से क्रियाओं या वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतीक, भाषा, चित्र, संकेत, इशारों का उपयोग करने की क्षमता विकसित करते हैं। इसे क्या कहेगा? सभी लोग बताइए। सभी लोग बताइए, ध्यान पर देखिए, समझिए। और एक बात हमेशा दिमाग में मेरे प्यारे मित्र बैठा लीजिएगा कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, जब आग लगी हो सीने में। सीने में आग लगाइए, तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए साथियों।
क्योंकि एक हमेशा लाइन दिमाग में बैठा लीजिए कि मंजिल भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी है। मंजिल भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी हैं, देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी जिद्दी है। तो हौसला बनाए रखिए, हौसले को जिद्दी बनाइए और सपने को साकार करिए। चलिए, इस प्रश्न का जवाब आ चुका है भैया, जवाब आ चुका है। सभी लोग बताइए कि बच्चे मानसिक रूप से, पहला यहीं से हमारा जवाब आ गया, मानसिक रूप। मानसिक रूप दे दिया गया मतलब आपका जवाब आ गया। अब आप बोलेंगे सर कैसे बता रहे हैं, इतनी छोटी चीज से आप जवाब कैसे, एक सबसे जवाब कैसे हो सकता है? हो सकता है, कहते ना, बस करो तो हल निकलेगा, मुश्किल से ही हल निकलेगा, करने से ही हल निकलेगा, और हल निकलने से ही सफलता मिलेगी। तो बच्चे मानसिक रूप से वस्तु प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतीक, भाषा का आदि उपयोग, संकेत, इशारों को क्षमता विकसित करना है। तो जीन प्याजे जी की हमारी कौन सी कहला जाएगी? सभी लोग बताइएगा, सभी लोग फीडबैक करिए। और मेरे प्यारे साथियों, हर प्रश्न का जवाब आपके पास रखा हुआ है, हर प्रश्न के उत्तर के जवाब आपके पास रखे हुए हैं, और इसका भी जवाब आपके पास है। और आप सोच रहे होंगे क्या होगा क्या होगा, कुछ नहीं, संकेतिक कार्य कर देना। क्योंकि प्रतीक, भाषा, चित्र, संकेत, इशारा, ये सब क्या है? संकेतिक कार्य कहलाएंगे। मैंने बताया ना, प्रश्न पर ही उत्तर दिया गया है, आपको कुछ खोजने की जरूरत नहीं है। प्रश्न देखिए और जवाब दीजिए। अब बोलेंगे जीवावाद, जीवावाद बता चुके हैं। जीवावाद क्या है? निर्जीव चीजों को सजीव को समझना जीवावाद कहलाता। कोई भी, ये निर्जीव वस्तु है, मेरी पेन टच पेन है, लेकिन ये क्या है? निर्जीव है। लेकिन निर्जीव चीजों को हम सजीव समझ लें, अगर ये नहीं होगा तो हम लिख नहीं पाएंगे, इसी को हम जीवावाद कहते हैं। नैतिक यथार्थता क्या होगी? नैतिक यथार्थता नियमों का अचल या कठोर मानना, यह नैतिक यथार्थवाद कहला जाता है। और भावनात्मक जो यथार्थवाद होता है, मतलब भावनाओं के आधार पर वास्तविकता को तय कर लेना ही भावनात्मक यथार्थवाद हो जाएगा। और अगला प्रश्न और भी जवाब, अगला प्रश्न और भी बेहतरीन है। क्यों बेहतरीन हो जाता है, ये देखते हैं, समझते हैं। कहते हैं, प्रश्न हमारा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा मेरे सभी शिक्षक बंधु जिनका सपना है टीटी एग्जाम को फतेह करना। शिक्षण की मॉन्टेसरी पद्धति का पाठ्यक्रम किस विचारधारा के साथ संकेतिक होता है? जब भी मॉन्टेसरी पद्धति की बात की जाए, बस एक जवाब देखना है, शिक्षार्थी केंद्रित। और शिक्षक, समाज, जीवन, मॉन्टेसरी का कोई लेना देना ही इन तीनों से, लेना देना है तो केवल शिक्षार्थी केंद्रित से। इसके बाद बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न की तरफ। ध्यानपूर्वक देखिएगा कि प्रभावी ढंग से सीखने की हमारी क्षमता को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारणों में से एक कौन सा है? त्वचा का रंग, बुद्धि, जाति या दवा? कौन सा हो जाएगा? प्रभावी ढंग से सीखने की हमारी क्षमता को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारणों में से कौन सा कारण होगा? मेरे सभी शिक्षक बंधु बताइएगा। जवाब आपके सामने आ चुका है। पहले समझिए, प्रभावी ढंग मतलब मजबूती है, हमारी क्षमता से प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण। हमारी क्षमता, प्रभावी ढंग। हमारी क्षमता क्या है? आपकी क्षमता क्या है? क्या त्वचा का रंग है, जाति है, ये दवा है? आपकी क्षमता है बुद्धि, इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता आपकी क्षमता है। क्योंकि बुद्धि जो होती है ये सीखने, समझने और समस्याओं के समाधान की मानसिक क्षमता कहलाती है, इसलिए बुद्धि इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हर प्रश्न को देखना है और जवाब देना है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है साथियों कि रमेश नई मोटर बाइक खरीदना तो चाहता है, किंतु वह मासिक भुगतान नहीं देना चाहता। यह निम्न में से किसका उदाहरण होगा? नई बाइक खरीदना है लेकिन मासिक भुगतान नहीं करना है। मासिक भुगतान मतलब ईएमआई उसको नहीं भरना है। ईएमआई नहीं भरेगा तो क्या होगा? उपागम, उपागम द्वंद्व होगा, परिहार परिहार, उपागम परिहार या उपागम कुंठा। हमें जरूरत है लेकिन उस चीज की कीमत हमको नहीं देना है। नहीं देना है मतलब क्या हो जाएगा? उपागम और परिहार बुद्धि द्वंद्व हो कहलाएगा। उपागम परिहार द्वंद्व मतलब जब दोनों विकल्प नापसंद हो, नकारात्मक नकारात्मक हो, तब आपका उपागम परिहार द्वंद्व कहलाता है। उपागम परिहार द्वंद्व यानी सी ऑप्शन होगा, उपागम परिहार द्वंद्व, सी ऑप्शन।
और उपागम उपागम हम कब करें? मान लीजिए उपागम उपागम आ गया, उपागम कैसे जानेंगे? जब दोनों लक्ष्य आकर्षक हो, सकारात्मक सकारात्मक हो, तो वह उपागम उपागम द्वंद्व होगा। दोनों आपके लक्ष्य टारगेट के तो पॉजिटिव होने चाहिए। परिहार परिहार का मतलब क्या होता है? जब दोनों विकल्प ना पसंद हो तो परिहार परिहार करेंगे, जब दोनों विकल्प पसंद ना हो। और फिर आता है उपागम परिहार। उपागम परिहार जो होता है, एक ही स्थिति के प्रति आकर्षण करना ही उपागम होता है। तो रमेश एक नई मोटर बाइक खरीदना तो चाहता है, किंतु वह मासिक भुगतान नहीं देना चाहता है। इसका उदाहरण होगा उपागम परिहार। उपागम परिहार का मतलब होता है एक ही स्थिति के प्रति आकर्षण अर्थात बाइक लेना, और विकर्षण मतलब किस्त न भरना। आकर्षण विकर्षण दोनों होता है, जिसमें वह आपका उपागम परिहार होता है, जिसमें आकर्षण आपका बाइक हो गया और किस्त में भुगतान न करना वह विकर्षण हो गया। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए। सभी लोग प्रश्न को बढ़िए, मैं थोड़ा जल लेता हूं, क्योंकि कहते हैं जल ही जीवन है। पानी पीना बहुत जरूरी साथी, जल ही जीवन है, और जीवन जीने के लिए जल पल पल की आवश्यकता पड़ती है। चलिए, जवाब आ चुका है साथियों, प्रश्न का जवाब आ चुका है। प्रश्न हमारा कह रहा है, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि कुमार वजन कम करना चाहता है, लेकिन उसे हमेशा कुछ न कुछ खाने की इच्छा रहती है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के द्वंद्व का उदाहरण है? हम अपना वेट लॉस करना चाहते हैं, लेकिन वेट लॉस के साथ साथ जब भी मार्केट में जाएं कुछ खाने की इच्छा होती है। समोसा, पकौड़े, भजिया, ये सब खाने की, रसगुल्ले, मिठाई, सब खाने की मन पड़ता है। बाहर की चीजें खाने का मन, चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, ये सब खाने का मन पड़ता है। लेकिन मैं वेट कम भी करना चाहता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? अगर हम वेट कम करना चाहें और खाना भी चाहें, तो ये भी उपागम परिहार द्वंद्व कहलाएगा। मतलब वजन तो कम करना चाहते हैं हम, वजन कम करना उपागम हो जाएगा। मतलब क्या हुआ? सकारात्मक हुआ। लेकिन परिहार मतलब होता है हम उसके लिए कुछ ना कुछ खाने की इच्छा भी रहती, निगेटिव हो जाएगा, नकारात्मक पहलू दोनों मौजूद हैं, इसलिए आपका यह उपागम परिहार होगा। अब सभी लोग समझ गए, दो प्रकार के हम इस प्रकार के प्रश्न कर लिए हैं, ताकि आप लोग बेहतर तरीके से समझ पाए। अगला प्रश्न है कि व्यक्ति की क्षमता बढ़ाने के लिए जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में दी गई मदद की एक अस्थायी संरचना है। और आपको पता है जेडपीडी से आपके एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न साथियों पूछ लिए जाते हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक देखना है और समझना सभी कि खाली स्थान व्यक्ति की क्षमता बढ़ाने के लिए जेडपीडी में दी गई मदद की एक अस्थायी संरचना। कैसी संरचना? अस्थायी संरचना बताना। सहायक प्राप्त अध्ययन, पारस्परिक शिक्षण, सहपाठी अध्ययन, या इसके फोल्डिंग यानी पाठ या ढांचा, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसके फोल्डिंग जो पाठ ढांचा होता है, ये जेडपीडी का संबंध इसके फोल्डिंग और पाठ ढांचा से हो जाएगा। क्योंकि वाइगोस्की ने लिखा है इस पर, वाइगोस्की के अनुसार कि वयस्क या सक्षम साथी द्वारा, वयस्क या सक्षम साथी द्वारा जो दी जाने वाली अस्थायी सहायता होती है, उसको हम स्कैफोल्डिंग पाठ या ढांचा कहते हैं। इसके बाद अगला देखिए। अगला प्रश्न है कि सहसावस्था में सामाजिक व्यवहार का रूप क्या होता है? कल्पना, क्रोध, प्रत्यक्षीकरण या सहयोग। 4 बेहतरीन ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? सहसावस्था में सामाजिक व्यवहार का रूप क्या होता है? सभी लोग बताइएगा। सहसावस्था में सामाजिक व्यवहार का रूप, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न पूछा गया है। क्या कल्पना, क्रोध, प्रत्यक्षीकरण, सहयोग? इसमें देखिए कौन कौन से हमारे पॉजिटिव दिए गए हैं, पहले ये जानना जरूरी है। सहसावस्था जो कहलाती है, वो जन्म से लेके 5 वर्ष तक हमारी सहसावस्था होती है, ये सभी लोग जानते हैं। कल्पना तो बच्चा इसमें कर नहीं सकता, सहयोग भी बच्चा कर नहीं सकता है, लेकिन धीरे धीरे सामाजिक प्रक्रिया से सहयोग शुरुआत होती है, तो डायरेक्ट तो नहीं कर पाएगा। तो कर क्या पाएगा? सहसावस्था में सामाजिक व्यवहार का रूप यही होगा, सहयोग ही होगा। क्योंकि कल्पना जो होती है, कल्पना किस अवस्था की होगी? तो कल्पना कहीं ना कहीं देखा जाए, कल्पना आपकी एक बाल्यावस्था, बाल्यावस्था या किशोरावस्था, यानी 6 से लेके 12
ये 12 से 18, ये कल्पना का संबंध होगा। क्रोध जो होता है यह संवेग है, ना कि सामाजिक व्यवहार है। क्रोध क्या है? एक संवेग है। प्रश्न आ जाए तो बनना चाहिए, क्रोध हमारा एक संवेग कैटेगरी पे आ जाएगा, इसलिए संवेग पर इसको रखेंगे। और प्रत्यक्षीकरण जो होता है ये एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। अगर आ जाए प्रत्यक्षीकरण क्या है, तो प्रत्यक्षीकरण एक हमारी संज्ञानात्मक प्रक्रिया हो जाती है, जो एग्जाम में पूछा जाए तो बनना चाहिए, संज्ञानात्मक प्रक्रिया। और सहयोग क्या होता है? ये धीरे धीरे शिशु बच्चा जो होता है सामाजिक प्रक्रिया में सहयोग और शुरुआत करता है। आप देखते हो कि बच्चे को पेन दे दो, गेंद फेंक दो तो बच्चा उठा के लाने लगता है। कुछ काम करने लगो तो बच्चे आगे आगे काम करने के। पानी लेने जाओ तो बच्चा, आप बाल्टी लेके जाओगे बड़ा बर्तन तो बच्चा छोटा बर्तन लेके आगे पहुंच जाएगा लेने। तो ये क्या होता है? यही तो है सामाजिक प्रतिक्रिया और सहयोग की शुरुआत। इसलिए सहयोग ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम सहसावस्था की बात कर रहे हैं। अत्यंत महत्वपूर्ण एवं मूल प्रकार का समाजीकरण कौन सा होता है? अत्यंत महत्वपूर्ण एवं मूल प्रकार का समाजीकरण क्या वह प्राथमिक समाजीकरण होगा, माध्यमिक होगा, वयस्क होगा, या पुनः समाजीकरण हो जाएगा? सभी लोग बताइएगा। अत्यंत महत्वपूर्ण मूल प्रकार का इसमें से समाजीकरण जो होता है, कहीं ना कहीं जो प्राथमिक समाजीकरण होता है वह अत्यंत महत्वपूर्ण और मूल प्रकार का होता है। क्यों होता है? क्योंकि परिवार द्वारा जो है बचपन में दिए जाने वाली जो बुनियादी सामाजिक ज्ञान होता है वही हमारा प्राथमिक समाजीकरण कहलाता है। प्राथमिक समाजीकरण मतलब परिवार द्वारा, फैमिली द्वारा, माता पिता, दादा दादी द्वारा बचपन में दिए जाने वाले जो बुनियादी सामाजिक ज्ञान है वही आपका प्राथमिक होगा। माध्यमिक में कहला जाएगा, माध्यमिक में क्या क्या होगा? आपका विद्यालय, विद्यालय होगा। विद्यालय के साथ साथ और कौन होंगे? आपके मित्र हो गए, मीडिया हो गया, मीडिया भी आपका इसमें आ जाएगा, मीडिया आ गया, मित्र आ गए, ये क्या होंगे? ये माध्यमिक में आ जाएंगे। ये तीनों हमारे माध्यमिक में। और वयस्क जो समाजीकरण होता है यह नौकरी या नए जीवन के चरण पर होता है। और पुनः समाजीकरण जो होता है पुराने व्यवहार को त्याग कर नए नियम सीखने को हम पुनः समाजीकरण कहते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कोई शिक्षक कार्य को एकत्र करता है और पढ़ता है, फिर छात्रों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अगले पाठ का संयोजन करता है, वह किस प्रकार का प्रयोग कर रहा या कर रही है? सीखने का आकलन, सीखने के रूप में आकलन, सीखने के लिए या सीखने पर आकलन? सभी लोग बताइए। प्रत्येक ब्रदर सिस्टर ध्यानपूर्वक देखिएगा, समझिएगा। शिक्षक जो है कक्षा कार्य एकत्र करता है और पढ़ता है, फिर छात्रों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अगले पाठ का संयोजन कर रहा है। संयोजन कर रहा है कि नहीं? शिक्षक कर रहा है किसके लिए संयोजन? अगले पाठ के पढ़ने के लिए बच्चों के कर रहा है, शिक्षार्थियों के लिए कर रहा है, इसलिए सीखने का आकलन है। क्योंकि योगात्मक आकलन जो अंत में ग्रेड या अंक देने के लिए होता है वह सीखने के लिए होता है। और सीखने के रूप में आकलन अगर आए मतलब स्व आकलन, सीखने के रूप में आकलन मतलब होता है स्व आकलन। अगर स्व आकलन आए, स्वयं द्वारा आकलन, तो वह आ जाएगा आपका सीखने का। तो सीखने के लिए आकलन मतलब आपका निर्माणात्मक आकलन जो शिक्षण प्रक्रिया के दौरान सुधार के लिए होता है उसे सीखने के लिए आकलन कहते हैं। साथ से सुधार, साथ से सीखना। और सीखने के लिए आकलन तो सभी लोग समझ गए, ठीक है, नो डाउट सभी लोग समझ गए। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, सभी को प्यारा सा फीडबैक भी करना है कि विद्यालय में खाली समय के दौरान आप क्या करेंगे। आप एक शिक्षक हैं, आप खुद बताइए। अगर मान लीजिए विद्यालय में आप खाली बैठे हुए हैं तो आप क्या कर सकते हैं? शिक्षक कक्षा में आराम करेंगे। आराम करना मतलब पेडागोजी में निगेटिव हो गया। फिर अगर आप पुस्तकालय में पत्रिकाएं पढ़ें तो पढ़ सकते हैं। कार्यालय में क्लर्क से बात करें तो बात करना निगेटिव है। छात्रों के लिए गृह कार्य की जांच करेंगे, ये हो सकता है। दो चीज आपकी बचती है। तो विद्यालय में खाली समय में सबसे बेहतर होगा पत्रिकाएं पढ़ने से, आप बच्चों से संबंधित है, क्योंकि छात्रों बालक बल गृह कार्य की जांच करेंगे, समय बचेगा। तो आपको डी ऑप्शन को चयन करना है। खाली समय में बच्चों के जो गृह कार्य होंगे उनको देखना है, समझना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। किसी अति सक्रिय यानी कि ओवर एक्टिव बच्चे को सफल बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? अक्सर आप देखते होंगे विद्यालय में ओवर एक्टिंग करने वाले अति सक्रिय होते हैं, चंचलता वाले होते हैं। ऐसे बच्चों को सफल बनाना हो तो आप शिक्षक के रूप में क्या करेंगे? कहीं ना कहीं आपको क्या करना है कि जो बच्चे को उद्देश्यपूर्ण गतिविधियां,
उपलब्ध करानी चाहिए जो उसकी गतिविधि की आवश्यकता को वैध ठहराए। क्योंकि बच्चे को उद्देश्य गतिविधि उपलब्ध कराने से उसकी गतिविधि आवश्यकताओं को वैध ठहराया जाएगा, इसलिए बच्चा संतुष्ट हो जाएगा। बच्चा संतुष्ट करना बहुत जरूरी है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा ध्यानपूर्वक कि पियाजे जी के अनुसार संवेदी प्रेरक अवस्था के उपचरणों को सुमेलित करना है। ये पियाजे जी के संवेदी के कौन से अवस्था है? उपचरण है। कौन से चरण है? ध्यान रखिएगा। उपचरण कौन कौन से होते हैं? स्वजांच, समन्वय पहुंच, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, समस्या समाधान और मानसिक संयोजन, और प्रयोग हो गया, और रिफ्लेक्स गतिविधि। ये हमारे क्या होती हैं? छठों हमारे जीन पियाजे जी के संवेदी प्रेरक अवस्था के उपचरण है। किसके हैं? संवेदी प्रेरक अवस्था। तो कौन सा सही होगा इसमें? सभी लोग बताइएगा। स्वजांच जो होती है 1 से 4 महीने में होता है, पहला ये कर लीजिए। फिर कह रहा है समन्वय और पहुंच, समन्वय और पहुंच कर रहा है मतलब 4 से 8 महीने, दूसरा नंबर ये हो गया। फिर लक्ष्य निर्देशित व्यवहार हो गया, तो लक्ष्य निर्देशित जो व्यवहार होता है वह क्या होता है? 8 से 12 महीने होता है। इसके बाद क्या कह रहा है? समस्या समाधान और मानसिक संयोजन, तो समस्या समाधान और मानसिक संयोजन जो हो जाएगा वह 18 से 24 महीने हो जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रयोग जो होगा वह 12 से 18 महीने हो जाएगा, और रिफ्लेक्स जो गतिविधि होगी वह 0 से 1 महीना। पहला होगा रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स गतिविधि होती है वह 0 से 1 महीना होती है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारा जो दिया गया है बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नो डाउट सारी चीज क्लियर हो गई। हर प्रश्न को क्लियर करते जाना है, पढ़ना है बेहतरीन, और फीडबैक करना है। अगला प्रश्न, सीखने को समृद्ध किया जा सकता है। अगर कोई बच्चा सीख रहा हो उसको समृद्ध, मतलब सीखने को और मजबूत बना दिया जाए, तो आप मजबूती से कैसे सिखा सकते हैं या सीखा हुआ को मजबूत कैसे बना सकते हैं? वास्तविक दुनिया की स्थिति को कक्षा में लाया जाए जिसमें छात्र एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं और शिक्षक की सुविधा प्रदान करते हैं। तो क्या करें? शिक्षक सुविधा प्रदान करता है। कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग किया जाता है। सीखने में समृद्ध, सीखने में मजबूत बनाना है। शिक्षक के विभिन्न प्रकार की व्याख्या और स्पष्टीकरण का उपयोग करते हैं। कक्षा में समय समय पर होने वाली परीक्षाओं को पूरा कर ध्यान दिया जाता है। कौन सा सही होगा? सभी बताइए। तो सीखने में समृद्ध मतलब क्या होगा? सीखने में समृद्ध मतलब होता है वास्तविक दुनिया की स्थिति में कक्षा में लाया जाता है, इसमें छात्र एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं और शिक्षक की सुविधा प्रदान करते हैं। पहला ऑप्शन सही है। नो डाउट सभी लोग समझ गए। और बाकी जो आपके बी, सी और डी दिए गए हैं, ये तीनों क्या है? ये तीनों सहायक सामग्री हैं, पारंपरिक गतिविधियां हैं जो स्थायी अधिगम की गारंटी नहीं देती हैं, लेकिन पहला ऑप्शन जो है ये स्थायी अधिगम की गारंटी देता है, इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि कार्य शुरू करना, जारी रखना, नियमित और स्थिर रखना क्या कहलाता है? किसी कार्य को जारी रखना, शुरू करना, नियमित रख देना या स्थिर बना देना, रोक देना, ये सब क्या कहलाते हैं? ये सब कहीं ना कहीं प्रेरणा अभिप्रेरणा हो जाए। प्रेरणा अभिप्रेरणा क्यों होगा? क्योंकि इस पर एक गुड की परिभाषा है। प्रोफेसर गुड ने एक परिभाषा दी है, नोट कर लीजिएगा चाहे। प्रोफेसर गुड की एक परिभाषा है कि प्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करना, जारी रखना और नियमित करने की प्रक्रिया कहलाती है। गुड ने क्या कहा है? प्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करना, जारी रखना, नियमित या स्थिर रखने की प्रक्रिया कहलाती है। वह कहा अभिप्रेरणा कहलाती है। प्रेरणा अभिप्रेरणा गुड की परिभाषा, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस शिक्षाविद ने सीखने के 5 औपचारिक चरणों के विचार को बढ़ावा दिया है? रूसो, कॉमिजियस, पेस्टोलॉजी या हर्बर्ट? चारों हमारे मनोवैज्ञानिक दिए हैं, और चारों मनोवैज्ञानिक से रिलेटेड आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वह शिक्षा विधि जिन्होंने सीखने के 5 कितने चरण दिए हैं? सीखने के 5 औपचारिक चरण दिए, और वह कौन से कहला जाते हैं? वह हमारे कहलाते हैं हर्बर्ट। हर्बर्ट की पंचपदी आपने पढ़ी होगी, पढ़ा कि नहीं? अब याद आ गया होगा। जैसे मैंने बोला हर्बर्ट की पंचपदी, इन्होंने हर्बर्टियन पंचपदी 5 फॉर्मल स्टेप्स का सिद्धांत दिया है, जिसमें प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण और अनुप्रयोग आ जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा,
रंग का उड़ना, चेहरा, आंखों और उंगलियों की मांसपेशियों का पकड़ना किस रोग के लक्षण हैं? थ्रस, गंभीर दस्त, आक्षेप या बुखार? आक्षेप को मिर्गी या दौरा बोलते हैं। तो रंग उड़ जाना, चेहरे और आंखों की उंगलियों की मांसपेशियां पकड़ना किस रोग के लक्षण है? ये सीडीपी के हैं, बच्चे को जो रोगों संबंधित आता है तो वह कहलाता है आक्षेप, मिर्गी या दौरा। आपने एनसीईआरटी की बुक में पढ़ा होगा इसके बारे में। क्योंकि न्यूरोलॉजिकल स्थिति जिसमें मांसपेशियों में ऐंठन और पकड़ हो जाती है वह न्यूरोलॉजिकल कहलाता है। आक्षेप का है, आक्षेप एक न्यूरोलॉजिकल स्थिति का कहलाता है। तो आक्षेप इज द राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, ये जो थ्रंस होता है, थ्रंस क्या है? थ्रंस एक फंगल इन्फेक्शन होता है जिसमें दस्त, बुखार के लक्षण, मांसपेशियों की इस प्रकार की ऐंठन भिन्न होती है, जैसे बुखार, गंभीर दस्त, ये सारी चीजें आ जाती हैं। इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूठ बोलना किस प्रकार के आचरण विकार का व्यवहार का उदाहरण है? आक्रामकता, धोखेबाज, नियमों का उल्लंघन या विनाशकारी व्यवहार? झूठ बोलना किस प्रकार के आचरण का व्यवहार करता है? झूठ बोल देना मतलब, झूठ बोलना मतलब कहीं ना धोखेबाज व्यवहार कहलाएगा। ये क्वेश्चन देखिए 2 बार पूछा गया है। कल के पीवाई की क्वेश्चन में, मतलब दूसरे दिन के जो पेपर में आया था वो भी पूछा गया। इस पेपर में मतलब ये पता चलता है पेपर को सॉल्व करने से, पीवाई क्यू क्वेश्चन करने से, कि एग्जाम में क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं। ज्यादा नहीं लेकिन कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना। ठीक है, सभी लोग समझ गए? बाकी छल, कपट, सत्य को छिपाना, धोखेबाज व्यवहार के अंतर्गत आ जाता है, सभी लोग जानते हैं। छल, कपट, ये सारी चीजें आए तो आपसे बन जाना चाहिए। अगला, वे कौन से विभिन्न पहलू हैं जिनमें शिक्षार्थी बालक बालिका के बीच विविधता पाई जा सकती है? सीखने की क्षमता, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, सांस्कृतिक विविधताएं या भावनात्मक व्यवहार संबंधी विशेषताएं? कौन सा यहाँ पे राइट आंसर होगा? वे कौन से पहलू हैं जिनमें शिक्षार्थी बालक बालिका के बीच जो है विविधता पाई जाए? विविधता तो पाई जाती है, सभी लोग जानते हैं। विविधता पाई जाती है तो उसमें सीखने की क्षमता में भी विविधता पाई जाएगी, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि में भी विविधताएं पाई जाती हैं। कभी सेम टू सेम एक स्थिति, एक इन्वायरमेंट से सभी बच्चे नहीं हो सकते हैं। सांस्कृतिक विविधताएं भी अलग अलग अपने सांस्कृतिक चीजें होती हैं। ठीक है, भावात्मक व्यवहार संबंधी विशेषताएं, चारों आपके ऑप्शंस मतलब सही हैं। चारों पहलू हैं जिनमें शिक्षार्थी बालक बालिका के बीच विविधता पाई जा सकती है, वो चारों प्रकार के, इन चारों प्रकार में विविधताएं पाई जाती हैं। अब देखिएगा अगला प्रश्न, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, प्यारा सा फीडबैक करना है। इनमें से किसे वंचित वातावरण से आए बच्चे कहा जा सकता है? गरीबी से पीड़ित परिवार के लिए या दिहाड़ी मजदूर के बच्चों के लिए? किसे वंचित वातावरण से आए बच्चे कहेंगे? सभी लोग बताइए। तो वह होगा हमारा गरीबी से पीड़ित बच्चे और दिहाड़ी, ये दोनों बच्चे कहीं ना कहीं वंचित बच्चों कैटेगरी पर आएंगे। तो दोनों सी ऑप्शन को यहाँ पे हमें सही कर देना। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है, 2 बार पूछा गया है, ये ध्यान देना। जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं उनको समझिए कि क्यों क्वेश्चन ये रिपीट होते हैं। अगला, जीन प्याजे जी के सिद्धांत में पूर्व परिचालन चरण, प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या शामिल होता है? बच्चे तार्किक व्याख्या करते हैं, अहम केंद्रवाद इस चरण की मुख्य विशेषता में से एक है, जीववाद इस चरण का हिस्सा नहीं है, या बच्चे अमूर्त विचारों का प्रयोग करना शुरू करते हैं? पूर्व परिचालन चरण, ऑप्शन देखिए आपको थोड़ा बहुत मिल रहा होगा लेकिन प्रश्न बदल दिया गया। और पूर्व परिचालन का मतलब ही होता है अहम केंद्रित इस चरण की मुख्य विशेषता में से एक मानी जाती है। सेकंड ऑप्शन सही होगा, ठीक है, क्योंकि 2 से 7 वर्ष की आयु में बच्चा ये मानता है कि दुनिया को जैसे वह देखता है बाकी सब वैसे ही देखते हैं, उसके अनुसार ही बच्चा समझता है कि वो जैसे दुनिया देख रहा है वैसी ही दुनिया है, वैसे सभी लोग देख रहे हैं। बच्चे मानसिक रूप से क्रियाओं, वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करने के प्रतीकों, भाषा, चित्रों, संकेतों, इशारों को उपयोग करने की क्षमता भी विकसित करते हैं। पियाजे जी ने क्या कहा? देखिए, जीन पियाजे से भी 3 से 4 क्वेश्चन निकल लिया, ये एक ही पेपर में है। तो बच्चे मानसिक रूप से क्रिया, वस्तु या प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतीक, भाषा, चित्र, ये शब्द आए, अगर ध्यान दीजिएगा, ये पहचान है। प्रतीक, भाषा, चित्र, संकेत अगर आ जाए, इशारा को उपयोग करने की क्षमता आ जाए, तब आप क्या करेंगे? तब आपको एक चीज दिमाग में बैठाना है, वह होगा संकेतिक कार। क्या हो जाएंगे? हमारे संकेतिक कार पे आ जाएंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है कि शिक्षण की मॉन्टेसरी पद्धति पाठ्यक्रम की किस विचारधारा के साथ जो है संरेखित होती है?
तो सभी लोग जानते हैं जब भी मॉन्टेसरी पद्धति की बात की जाती है तो आपके दिमाग में होगा शिक्षार्थी केंद्रित होगा, पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है और प्यारा सा फीडबैक करना है कि प्रभावी ढंग से सीखने की हमारी क्षमता को प्रभावित करने वाले कारणों में से कौन सा होता है। प्रभावी ढंग से सीखने की हमारी क्षमता को प्रभावित करने वालों में से क्या होगा, क्या त्वचा का रंग, बुद्धि, जाति, दवा, त्वचा। तो मैंने क्या कहा, प्रभावी क्षमता है तो वह बुद्धि होगी। प्रभावी क्षमता क्या प्रभावित कर सकती है, वह बुद्धि होगी। वह बुद्धि व्यक्ति की ग्रहणशीलता और उद्यम की गति को सीधे प्रभावित करती है। अगला प्रश्न साथियों ध्यानपूर्वक देखिएगा, सभी ब्रदर सिस्टर टीचर्स सभी का वेलकम, अभिनंदन है आपके अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों अगला प्रश्न आ चुका है कि रमेश एक नई मोटर बाइक खरीदना तो चाहता है किंतु वह मासिक भुगतान नहीं देना चाहता, ये क्या हो गए, दो बार रिपीट हो गए क्वेश्चन। ये क्वेश्चन को हम बता चुके हैं ना, सभी लोग बताए इसका सही आंसर क्या होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हम बता चुके हैं और आपको कमेंट करके बताना है कि हमने इसका आंसर क्या बताया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कुमार वजन कम करना चाहता है लेकिन उसे हमेशा कुछ न कुछ खाने की इच्छा रहती है, तो किस प्रकार का द्वंद्व कहलाएगा, वह भी आपके उपागम परिहार द्वंद्व कहलाएगा। जहाँ सकारात्मक नकारात्मक दोनों हो वहाँ उपागम परिहार द्वंद्व कहलाया जाता है। और तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर, खालिस्तान व्यक्ति क्षमता बढ़ाने के लिए जेडपीडी में